जो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हैं, आप इसको पढ़ चुके हो। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में पूछ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का विद्युत अपघटन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में वाटर जो है स्प्लिट करेगा, वाटर कैसे टूटेगा, आप इसको देखोगे। सेकेंड आप जो कवर करोगे क्वेश्चन वो है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। हवा में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाना चाहिए। एंड द थर्ड टॉपिक बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। मैंने आपको बहुत बार कराया है बच्चों, आप जो भी इक्वेशंस मैं देती हूँ आप उसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करिएगा, अपने कॉपीज में उसको लिखिएगा, फेयर कॉपीज में, और कोशिश करिएगा कि आप उसको खुद सॉल्व करो और खुद प्रैक्टिस करो। और लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे आपको करना होगा दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोशिश करिएगा कि क्रिस क्रॉस मेथड जो मैंने सिखाया है वैलेंसीज अच्छे से लिख के याद करके आप इन सारे सवालों को करिएगा। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, पहले इस टर्म को आप लोग समझो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होगा। So electrolysis of water is the decomposition to give hydrogen and oxygen gases due to the passage of an electric current. Okay? Water molecule जो है जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में है। अब आप यहाँ इक्वेशन देख लो, 2H2O जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये स्प्लिट हो गया H2 गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोड। अभी आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। एन इलेक्ट्रोड इज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल और other substances that is used to take an electric current. That means electrode जो होता है वो small piece होता है किसका, metal का या other substances का, जिसका क्या use होता है electric current को लेने का, to take an electric current. अब ये आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपने समझ लिया कि वाटर मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके किस में टूटेगा, ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को समझने के लिए इस डायग्राम जो आपकी बुक्स में भी दिया इट इज वेरी इजी, बट आप एक बार इसको फिर देख लो कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंट कैरी करेंगे। यू विल टेक एन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मग, ये देखो आप, ये प्लास्टिक मग है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मग है। ड्रिल 2 होल्स एट द बेस ऑफ द मग। इस मग के बेस पे यानी नीचे की तरफ हम 2 होल्स बनाएंगे। ओके, फिर उस होल में रबर स्टॉपर लगाएंगे। देखो आप, उस होल में हमने क्या लगाया, रबर स्टॉपर लगाया। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू अ बैटरी। आपने पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कोई भी मेटल के टुकड़े हो सकते हैं या अदर सब्सटेंसेस के जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है दैट इज ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से ही, जो आपको पतला ये आपको स्ट्रिप दिख रहा है दैट इज इलेक्ट्रोड, जो कि करंट को लेने के लिए, टेक करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड से क्या कनेक्ट किया गया है, आप देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की गई है, 6 वोल्ट की बैटरी। फिर आपको क्या करना है, फिल द मग विथ वाटर टिल द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर। अब जो ये इलेक्ट्रोड आपने लिया है, कार्बन का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लिखा है ग्रेफाइट का रॉड। कार्बन का एलोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा, अपरूप, कार्बन का ही रूप है ये ग्रेफाइट, और उसकी हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ली हैं
और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे कनेक्ट किया है? 6 वोल्ट की बैटरी से। अब इस प्लास्टिक के मग में हमने इतना पानी डाला है कि जो ये इलेक्ट्रोड्स थे दोनों वो पूरी तरीके से डूब जाए या इमर्स्ड हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद आपको क्या डालना है? कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। इस पूरे वाटर में आपको कुछ बूंदें किसकी डालनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। क्यों डालनी है? क्योंकि जो हमारा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसके मीडियम को हमको एसिडिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसे ही एसिड्यूलेटेड वाटर भी बोलते हैं। थोड़ी बूंदें डाइल्यूट H2SO4 की होंगी ताकि क्या हो, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, वो एसिड जो है वो अपने आयनों में टूट सके और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट स्टेप देखो आप क्या है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब आप ये देखो, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये पहली टेस्ट ट्यूब ये है और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये है। इसको क्या किया गया है? टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के, पानी भर के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उलट के इन्वर्ट पोजीशन में डाला गया है। ध्यान देना, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले पानी भरा गया है और केयरफुली इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट पोजीशन में रखा गया है। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द होल सेटअप अनडिस्टर्ब। अब आपको क्या करना है? स्विच ऑन करना है करंट को और इस पूरे एपरेटस को कुछ समय के लिए बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको छोड़ देना है। अब आप आगे देखो क्या होता है। जब आप पूरे एपरेटस को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रखोगे तो देखो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखा? आफ्टर सम टाइम यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोड पहला है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो आप थोड़ी देर के बाद आप देखो कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स के फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। बबल्स विल डिस्प्लेस वाटर। जो ये बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो वाटर को विस्थापित कर देंगे। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद गैसेस, रिमूव देम केयरफुली एंड टेस्ट द गैस बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल close to the gas in the test tube. In one test tube, candle will burn more. अब आप ध्यान से देखो, जब आप पूरे एपरेटस को अनडिस्टर्ब कुछ समय के लिए रखोगे तो कुछ समय के बाद बबल्स का फॉर्मेशन होगा, हर एक इलेक्ट्रोड के पास आपको दिखेगा। तो ये बबल्स ने क्या किया? वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था वाटर को विस्थापित किया। अब इन गैसेस की प्रेजेंस को हमको चेक करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब आप ये ध्यान से देखो, ऑक्सीजन गैस कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है? कौन से इलेक्ट्रोड पे? एनोड पे। ध्यान देना इस बात को, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हुआ है? एनोड पे। एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इकट्ठी हुई है? कैथोड पे। कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इसका हिंदी भी यही है, कैथोड और एनोड का। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हुई है? कैथोड पे इकट्ठी हुई है एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हुई है? एनोड पे, एंड एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप ध्यान से देखो ये चीज को कि कैथोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस अकर होता है? रिडक्शन यानी अपचयन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस अकर होता है? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। ध्यान से देखो बच्चों, जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट जब हमने पास किया और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के मूवमेंट के कारण हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स या आयन मूव किए हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है और वाटर जो है वो स्प्लिट हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हुआ है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड कैथोड। एंड ऑन कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, अपचयन। ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हुई है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे इकट्ठी हुई है एंड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस यानी उपचयन कैरी होता है। अब इन दोनों गैसेस को हमको टेस्ट करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ बूंदें हमने पानी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली थी तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी?
तो इसका आंसर ये है कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो हमें कुछ उसके मीडियम को एसिडिक बनाना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट H2O विल डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसके प्रेजेंस को चेक करोगे। ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है और हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे बच्चों आप लोग देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा था कि वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स जब उसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, जब गैस लिबरेट होगी तो उसको केयरफुली निकाल लेना है और बर्निंग कैंडल के पास उन दोनों गैसेस के प्रेजेंस को देखना है। अब आप ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। Combustion reactions occur much more rapidly in an atmosphere of pure oxygen. Combustion आपको पता है दहन अभिक्रिया है। आप देख लो, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो शुद्ध ऑक्सीजन के वातावरण में दहन प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक तेजी से होती हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबशन यानी दहन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ वेरी कंबस्टिबल एलिमेंट बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन एज ऑक्सीजन डज। हाइड्रोजन बहुत दहनशील तत्व है, लेकिन ये दहन का समर्थन नहीं करता, क्योंकि दहन का समर्थन कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है कंबशन यानी दहन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल होता है, दहनशील तत्व होता है, लेकिन वो कंबशन यानी दहन को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने जब कैंडल लाया, दोनों जो गैसेस इकट्ठी हुई हैं, तो जो कैंडल बहुत तेजी से जलने लगेगी, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबशन, दहन को सपोर्ट करता है। और जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, अगर आप उसके पास बर्निंग कैंडल लाओ, जलती हुई कैंडल, तो वो तुरंत बुझ जाएगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट्स कंबशन, वो दहन अभिक्रिया को सपोर्ट नहीं करता है। स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी में भी बताया है, आप इसको नोट कर लेना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका नोट्स देख लेना। पानी के विद्युत अपघटन के बारे में बताइए, सारी चीज़ें सेम है, आप इसको देख लेना। किस तरीके से आपने मग लिया, उसमें इलेक्ट्रोड लगाया, फिर उसमें पानी भरा आपने, और पानी में कुछ बूंदें आपने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, और उसके बाद आपने स्विच ऑन किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और उसके बाद वो किस तरीके से स्प्लिट किया, वो सारे एक्सपेरिमेंट सेम है, आप उसको देख लेना। ये हिंदी में भी मैंने लिखा है, सारे नोट्स आप देख लेना। और एक्सप्लेनेशन पार्ट बच्चों सेम है, स्पष्टीकरण है, और ये सारा डायग्राम है, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ट इन एयर। आपको पता है कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि उसको बर्न करने के पहले उसको क्लीन करना जरूरी क्यों होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये डायग्राम देखो, केमिकल रिएक्शन, ये देखो आप यहाँ पे, इट इज मैग्नीशियम रिबन जैसा है, ये जैसा रिबन होता है, और उसको जब बर्न कर रहे हैं तो आप देखो व्हाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, व्हाइट पाउडर में, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। So magnesium is a very reactive metal. When stored, it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper for removing this layer so that the underlying metal can be exposed to air. That means कि जो ये मैग्नीशियम मेटल की रिबन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और वो तुरंत ही जो है ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, और उसके ऊपर एक वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को यूज किया जाता है तो उसको किससे क्लीन करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करके ही यूज करते हैं। और ये बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस में कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को यूज करने के पहले उसको क्लीन किया जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। हिंदी में भी बच्चों आप लोग देख लो, बहुत सिंपल है। हवा में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाना चाहिए? मैग्नीशियम एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु है। जब संग्रहित किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये परत काफी स्थिर है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की आगे की प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए सैंड पेपर द्वारा मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु को हवा में उजागर किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, खुद करना आप लोग। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस हैं, कुछ लैंग्वेज के फ्री फॉर्म में है, आप देख लो यहाँ पे, और कुछ मैंने रिएक्शंस ऐसे दिए हैं। इनको आप सॉल्व करिएगा, सारे स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा। बस एक बात ध्यान देना कि रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, यानी अभिकारक की साइड और उत्पाद की साइड जो एटम्स के नंबर हैं वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन में भी देखो, इसमें कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है। क्रिस क्रॉस मेथड से आप ये सारे फॉर्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करोगे। कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, लेड एसीटेट, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, इन सबको आप अपने फेयर कॉपी में करना और सारे चीज़ों को आप सारे इक्वेशंस को स्टेप वाइज करने की कोशिश करना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सारे चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप आप इसको रिवीजन करते रहिए।